हेलो चिल्ड्रन, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के हिस्ट्री बुक से चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 12वां यानी 12th वीडियो लेकर आया हूं। इस 12th वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली को पढ़ेंगे। इटली का यूनिफिकेशन 1861 में पूरा हो गया था और इस यूनिफिकेशन के लिए बहुत सारी घटनाओं ने या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण इटली का यूनिफिकेशन हो सका। जिस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था उसी प्रकार से इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ था, परंतु इटली के यूनिफिकेशन में जर्मनी की तुलना में अधिक लोगों का योगदान रहा, जिनमें जोसेफ मेज़नी, विक्टर एमेनुअल सेकेंड, द किंग ऑफ द सार्डिनिया पीडमोंट, काउंट कैवोर एंड गैरीबाल्डी, यानी कि इतने लोगों का इसमें योगदान रहा। वैसे जर्मनी के यूनिफिकेशन में केवल एक बिस्मार्क का ही ज्यादा योगदान रहा, जबकि यहाँ पर यानी कि इस इटली के यूनिफिकेशन में इन कई ऐसे लीडर्स का या कई ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज का हेल्प लेना पड़ा था। अब हम उन कुछ कारणों के बारे में या घटनाओं के बारे में या परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार थे। मैं इटली के यूनिफिकेशन की इस घटना को आपके साथ इन 7 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848, यानी इन 7 पॉइंट्स में मैं आपके साथ इस टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इटली को डिस्कस करूंगा, जिनमें से पहला अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 है। सेकेंड, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इटली। थर्ड, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इटली। फोर्थ, रोल ऑफ गुसेप मेज़नी। फिफ्थ, रोल ऑफ काउंट कैवूर। सिक्स्थ, रोल ऑफ गुसेप गैरीबाल्डी। सेवेंथ, रोल ऑफ इमैनुअल सेकेंड, द किंग ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट, और लेटर ही बिकेम द रूलर ऑफ द यूनिफाइड इटली। तो अब हम इनमें से प्रत्येक पॉइंट्स को अच्छी तरह से या विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848, यानी कि 1831 और 1848 में जो अपराइजिंग हुए थे वो भी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से ही रिलेटेड है और इसका प्रभाव इटली के यूनिफिकेशन पर पड़ा, यानी कि इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि 1830 से 1848 तक का समय पूरे यूरोप में रिवोल्ट या अपराइजिंग का ही समय रहा था, तथा इन रिवोल्ट के द्वारा विभिन्न यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने मोनार्की को अबॉलिश करके कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया था, परंतु कुछ कंट्रीज में ये प्रयास सफल हो सके और कुछ में ये सफल न हो पाए, जैसे जर्मनी व इटली, यानी कि ये दो ऐसे कंट्रीज से जहां पर उनके प्रयास यानी लोगों के प्रयास यानी जनता के प्रयास पूरे न हो सके। और इसके बाद में फिर क्या हुआ कि इन अपराइजिंग्स को जो मोनार्कियल रूलर्स थे बलपूर्वक यहाँ पर दबा दिया था, यानी कि फ्रांस में कई बार हुआ और फ्रांस में हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता था, लेकिन जर्मनी और इटली ऐसे कंट्रीज थे जहां पर इनका नेशन स्टेट सही ढंग से नहीं बन पाया। यहाँ के जो किंग या जो नोबल फैमिलीज के थे उन्होंने बलपूर्वक इन अपराइजिंग्स को दबा दिया था।
लेकिन क्या हुआ, इन आंदोलनों या विद्रोहों का प्रभाव पूरी तरह से इन देशों में खत्म भी नहीं हुआ था और लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया ताकि उनके जो नेशन यूनिफिकेशन का जो सपना था वो पूरा हो सके। अब हम इसके दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वह है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इटली, यानी इटली का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या इसका बनावट किस तरह से आखिरकार था। तो जो इटली था वो ज्योग्राफिकली आज जैसा हम इसका मैप देखते हैं वैसा ये पहले नहीं था। इटली जिस तरह से जर्मनी कई भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह से इटली भी कई भागों में या कई पार्ट्स में डिवाइड था और जो इटालियंस थे वे कई डायनेस्टीज स्टेट्स में और हैब्सबर्ग एम्पायर्स में बिखरे हुए थे। इसके अतिरिक्त 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक यानी कि मध्य तक इटली जो था वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। इसे अब हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह मैप यूनाइटेड इटली के पहले का मैप है, अर्थात यानी कि जब इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था उसके पहले का मैप है। यहाँ पर आप अलग अलग खंडों को देख सकते हैं जो यूनिफिकेशन के पहले इटली का जो मेन लैंड था वो बटा हुआ था। ये अलग अलग कलर में जो इसके पार्ट रंगे गए हैं वो अलग अलग डायनेस्टीज या अलग अलग रूलर्स की स्टेट्स को शो करता है। जो नॉर्दर्न पार्ट था इसको हैब्सबर्ग एम्पायर कहा जाता था। यहाँ पर अलग अलग रूलर्स रूल करते थे, जबकि इसके मिड पार्ट में जिसे सेंट्रल पार्ट भी कहा जाता है यहाँ पर पोप का रूल था और पोप को क्रिश्चियन सोसाइटी में धर्मगुरु के रूप में जाना जाता है या सबसे बड़ा धार्मिक नेता कहा जाता है। इसके पश्चात जो इसका सादर्न पार्ट था इसे टू सिसिलीज के रूप में जाना जाता था और यहाँ पर स्पेन के बॉर्बन रूलर्स रूल करते थे। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इटली, यानी कि इटली का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था इन अपराइजिंग के टाइम तक और किस कारण से आखिरकार इटली का यूनिफिकेशन हो सका। तो जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इटली जो है यानी कि जिसका मैप आज हम देखते हैं वैसा वो मिड 19वीं सेंचुरी तक नहीं था, क्योंकि इसके नॉर्थ में हैब्सबर्ग एम्पायर था, मिड में पोप का स्टेट था और जो सदर्न पार्ट में था में 2 सिसिलीज थे, यानी कि इन्हें 2 सिसिलीज भी कहा जाता है, में स्पेन के बॉर्बन डायनेस्टी का रूल था, यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी का जो किंग था वो रूल कर रहा था। केवल अकेले सार्डिनिया पीडमॉन्ट में ही इटालियन प्रिंसली हाउस या इटालियन किंग का रूल था। यानी कि इस प्रकार से पॉलिटिकली भी जो इटली था वो अलग अलग किंगडम में या अलग अलग राजाओं के द्वारा रूल किया जा रहा था। अतः जब 1831 यानी 1831 और 1848 के जो अपराइजिंग थे जिनको इटली के यूनिफिकेशन के लिए किया गया था, तो जब ये फेल हो गए और इटली का यूनिफिकेशन जब नहीं हो सका तो सार्डिनिया पीडमॉन्ट के जो इटालियन किंग था उसने अब इसको पूरा करने का प्रयास किया और इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा कि इटली उस समय कोई यूनिफाइड वहां का कोई रूलर नहीं था, यूनिफाइड रूलर, या हम कह सकते हैं कि जो इटली था उसका कोई एक यूनिफाइड टेरिटरी ही नहीं थी, अर्थात इटली टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। अब हम अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं कि जो चौथा पॉइंट है रोल ऑफ गुसेप मेजनी।
तो मेजनी जो था, मेजनी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मेजनी जो था वो एक रिपब्लिकन पार्टी का लीडर था और उसने इटली को यूनिफाई करने के लिए तथा रिपब्लिक बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। और ये जो मेजनी था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत अधिक प्रभावित था। इसने इटली को यूनिफाई करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी की भी स्थापना की थी जिसका नाम था यंग इटली। और उसने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया था, उसने 1831 और 1848 में यानी कि दो बार इसने अपराइजिंग को लीड किया था या अपराइजिंग में इसने हिस्सा लिया था। लेकिन ये दो के दोनों अपराइजिंग इसके द्वारा किए गए, ये दोनों असफल हो गए और इस प्रकार से इसका जो सपना था वो उस समय पूरा नहीं हो सका। परंतु इन अपराइजिंग्स ने इस क्षेत्र में इटली के यूनिफिकेशन को जरूर से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हम 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट हमारा है रोल ऑफ काउंट कैवूर, यानी कि जो काउंट कैवूर का रोल कैसा था इटली के यूनिफिकेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो काउंट कैवूर था वह सार्डिनिया पीडमोंट का चीफ मिनिस्टर था और ये 1852 में सार्डिनिया पीडमोंट का चीफ मिनिस्टर बना था। और तब किंग विक्टर एमेनुअल के कहने पर इसने इटली के यूनिफिकेशन का कार्य अपने हाथ में लिया और इस कार्य में उसने अपना पूर्ण योगदान भी दिया। वैसे जो कैवूर था वो ना तो रिवोल्यूशनरी ग्रुप से आता था, ना ही वो डेमोक्रेटिक था और ना ही वो लिबरल था, लेकिन उसने इटली का को यूनिफाई करने का बहुत महान कार्य किया। इसीलिए इसे इटली के यूनिफिकेशन का रियल मेकर भी कहा जाता है। जो कैवूर था वह एक चतुर डिप्लोमेट था, अतः इसने क्या किया, फ्रांस के साथ एक बहुत ही चतुराईपूर्ण या टैक्टफुल अलायंस कर लिया, यानी समझौता कर लिया और ऑस्ट्रिया के फोर्सेस को 1859 के युद्ध में हरा दिया और इस तरह से इसने इटली के यूनिफिकेशन में काफी मदद किया। इसके बाद अब हम आते हैं 6th अपने पॉइंट पर, या रोल ऑफ द गुसेप गैरीबाल्डी, यानी कि मेजनी और काउंट कैवूर के कार्य के बाद में सहयोग के बाद अब बारी आती थी गुसेप गैरीबाल्डी की। गुसेप गैरीबाल्डी मेजनी के ही ग्रुप का ही एक सदस्य था और इसने यानी कि मेजनी से ही प्रभाव प्राप्त करके या मेजनी से ही प्रभावित होकर के इसने यंग इटली को ज्वाइन किया था। और अब ये कैवूर के बाद में जो शेष बचा था जो कार्य इटली के यूनिफिकेशन का, वो गुसेप गैरीबाल्डी के द्वारा ही किया गया। और जो गुसेप गैरीबाल्डी था ये रेड शर्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का इसे हीरो भी कहा जाता है, क्योंकि इसने इस मूवमेंट का लीड किया था। और इसने 1833 में, यानी कि 1833 में ही इसने यंग इटली को ज्वाइन किया था और रिपब्लिकन अपराइजिंग में भी पार्टिसिपेट किया था। गैरीबाल्डी ने 1860 में इटली के साउथ में जो एक बड़ी सी वॉलंटियर्स यानी कि आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिनमें बहुत सारे लोकल पीजेंट्स थे, इनका सपोर्ट लेकर इसने सदर्न पार्ट में, जिसे हम टू सिसिलीज कहते हैं इटली के, उस पर अटैक कर दिया और वहां का जो स्पेनिश रूलर था या किंग था उसको गद्दी से हटने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह से गैरीबाल्डी ने शेष बचे जो इटालियन पार्ट था
उसको इटली के यूनिफिकेशन में जोड़ने में योगदान दिया। और इस प्रकार से इटली का जो यूनिफिकेशन था सदर्न पार्ट वाला, वो भी एक तरह से ये पूरा होने की कगार पर आ गया। इसके पश्चात अब जो बीच वाला या सेंट्रल पार्ट, इसके पश्चात जैसा कि हमने अभी मैप में देखा था कि सेंटर का जो पार्ट था वो अभी इटली के यूनिफिकेशन में नहीं जुड़ा था, यानी इटली का यूनिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ था जब तक सेंट्रल पार्ट न जुड़ जाए। और जैसा भी देखा था मैप में हमने कि जो सेंट्रल पार्ट था उस पर पोप का अधिकार था, यानी कि पोप क्या था, क्रिश्चियनिटी का या क्रिश्चियन सोसाइटी का हेड होता है, तो उसके द्वारा रूल किया जा रहा था। तो जब नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट दोनों इटली के में यूनिफाई हो गए, तो अब जो पोप था उसने युद्ध से बचने के लिए और अपने पावर को बचाए रखने के लिए उसने क्या किया, उसने अब यूनिफाइड इटली के साथ जाना ही उसने अपना लाभ समझा और इस तरह से बिना युद्ध किए उसने इटालियन एम्पायर के साथ में जुड़ना तय कर लिया। और इस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अंत में जो इमैनुअल सेकेंड था, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उसे 1861 में इटालियन पार्लियामेंट, यानी कि जो फर्स्ट इटालियन पार्लियामेंट थी, उसने विक्टर इमैनुअल सेकेंड को यूनिफाइड इटली का एम्परर घोषित किया या उसे एम्पायर प्रोक्लेम कर दिया। और इस प्रकार से इटली का यूनिफिकेशन अब लीगली पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में मैंने आपको इटली की यूनिफिकेशन के बारे में बताया, जिस पर यानी कि कई महान व्यक्तियों का जिसमें योगदान रहा था। और इस वीडियो में इटली के यूनिफिकेशन के बारे में इतना ही। आई होप दिस वीडियो विल बी helpful for you all. Thank you for watching my video.